हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट लेवल 2 के लिए एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं। तो ये प्रैक्टिस का 22वां वीडियो है। 21 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। प्रत्येक वीडियो में मैं 30 प्रश्न लेती हूँ। किसी किसी वीडियो में मैंने 35 प्रश्न भी करवाए हैं। तो लगभग 700 प्रश्नों को मैं करवा चुकी हूँ, क्योंकि जो एक वीडियो मैंने बनाई है टॉप 100 क्वेश्चन की, जिसमें मैंने संविधान से संबंधित प्रश्न लिए हैं, तो लगभग 700 प्रश्न तो मैं आप लोगों के करवा ही चुकी हूँ। ये 22वां वीडियो है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एसएसटी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी और 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के एसएसटी के क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। और मैंने अलग से प्ले लिस्ट भी बना दी है रीट की, जिसमें प्रैक्टिस वाली वीडियो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली वीडियो एक साथ ऐड कर दी है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कल की वीडियो में राखी जी के लगभग सभी प्रश्न सही थे, तो राखी जी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो मैंने एसएसटी के अभी और भी नए क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखे हैं आप लोगों के लिए। उन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस मैं करवाना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को ना ही लाइक करते हैं ना ही शेयर करते हैं, तो फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तो ही मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस की वीडियो लेकर आऊँगी। अन्यथा प्रैक्टिस एसएसटी की मैं यहीं पर समाप्त कर दूँगी। बस आप लोगों के ऊपर है। यदि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी और बिल्कुल नए प्रश्न लेकर आऊँगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा संस्कृति के शिलालेख मुख्य रूप से किन वस्तुओं पर मिलते हैं? पहला विकल्प है चट्टानों, दूसरा है मोहरों, तीसरा है कॉपर प्लेट्स और चौथा है खंबे। तो हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और यह पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक प्राचीन सभ्यता थी, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति के शिलालेख मुख्य रूप से किन वस्तुओं पर मिलते हैं? तो मोहरों पर। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, सीज। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, उत्तर वैदिक युग के दौरान संस्कृति का केंद्रीय स्थान था। पहला विकल्प है सप्त सैंधव प्रदेश, दूसरा है मगध, तीसरा है गंगा यमुना का दोआब और चौथा है दक्कन। गंगा यमुना का दोआब और चौथा है दक्कन। तो इसमें आपका जो सही विकल्प है वह है सी विकल्प, गंगा यमुना का दोआब। आर्यों के युग को वैदिक युग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस समय 4 प्रमुख वेदों की रचना की गई थी। वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया था कि उत्तर वैदिक युग के दौरान संस्कृति का केंद्रीय स्थान था, तो वह था गंगा यमुना का दोआब। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, प्राचीन भारत के प्राचीन नगरों का पतन। तो भारत के प्राचीन नगरों का पतन, अर्बन डेक इन इंडिया 300 ईस्वी से 1000 ईस्वी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प है राम कुमुद मुखर्जी, दूसरा विकल्प है डीडी कौशाम्बिक, तीसरा है रोमला थापरी और चौथा है राम शरण शर्मा। तो भारत के प्राचीन नगरों का पतन, अर्बन डेक इन इंडिया, इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं राम शरण शर्मा। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था 1920 को बिहार के बरौनी गांव में, तो ये भी आपको याद रखना है। और उनके द्वारा कई पुस्तकें लिखी गईं। प्राथमिक भारत का परिचय, भारत के अतीत पर पुनर्विचार, भारतीय सामंतवाद, विश्व इतिहास की भूमिका, ये पुस्तकें भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, राम शरण शर्मा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है हिंदू विवाहित महिलाओं का अलग निवास और भरण पोषण का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? पहला विकल्प है 1955, दूसरा है 1956, तीसरा है 1946 और चौथा है 1970। तो हिंदू विवाहित महिला का अलग निवास और भरण पोषण का अधिनियम 1946 में अधिनियमित किया गया, तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। और इस अधिनियम की धारा 2 के तहत एक हिंदू विवाहित महिला एक या अधिक आधारों पर अपने पति से अलग निवास और भरण पोषण की हकदार है। तो ये भी आपको याद रखना है, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा 1946। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है वर्ष 1856 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण था क्योंकि? पहला विकल्प है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, दूसरा है कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया था, तीसरा है सती प्रथा के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया था और चौथा है डायन शिकार के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया था। तो वर्ष 1856 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण था क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 1856 के अधिनियम ने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह और वैध विवाह पुनर्विवाह के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया और इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देना था। तो ये भी आपको याद रखना है, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारतीय इतिहास के किस काल को शास्त्री युग कहा गया? पहला विकल्प है गुप्त काल, दूसरा है मुगल काल, तीसरा है मौर्य काल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय इतिहास में किस काल को शास्त्री युग कहा गया, ये पूछा गया है, तो गुप्त काल को। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा क्योंकि इस अवधि के दौरान भारतीय बुद्धि, कला, विज्ञान और साहित्य की अधिकांश शाखाओं में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। तो ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा, गुप्त काल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है श्रवणबेलगोला में स्थित बाहुबली की वृहद मूर्ति किस राजवंश के अधीन बनाई गई थी? पहला विकल्प है होयसल, दूसरा है राष्ट्रकूट, दूसरा है गंगा, तीसरा है राष्ट्रकूट और चौथा है चालुक्य। तो श्रवणबेलगोला में स्थित बाहुबली की जो मूर्ति है, गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति, जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। और पूछा गया है कि ये किस राजवंश के अधीन बनाई गई थी, तो ये गंगा राजवंश के संरक्षण में बनाई गई थी। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, गंगा। और जो प्रतिमा का निर्माण है गंगा वंश के मंत्री और सेनापति चावुंद राय द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, गंगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है इंडिका के लेखक कौन है? कई बार मैंने ये प्रश्न लिया है और आपको बताया भी है। पहला विकल्प है कौटिल्य, दूसरा विकल्प है मेघस्तनीज, तीसरा विकल्प है कालिदास और चौथा विकल्प है फायान। तो इंडिका के लेखक हैं मेघस्तनीज। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मेघस्तनीज एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार, राजदूत और खोजकर्ता थे और वे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। कौटिल्य की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। इन्हें ही चाणक्य कहते हैं और इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है। तो ये भी आपको याद रखना है। कालिदास की रचनाएं कौन सी हैं? तो कालिदास की रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम। तो ये कालिदास की रचनाएं हैं, ये भी आपको याद रखनी है। और जो फायान था ये पहला चीनी यात्री था, ये आपको याद रखना है। और ये जो फायान था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। तो ये भी आपको याद रखना है साथ में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और इसमें आपका बी विकल्प सही है,
ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कम्बुज में स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? पहला विकल्प है सूर्यवर्मा प्रथम, दूसरा विकल्प है सूर्यवर्मा द्वितीय, दूसरा विकल्प है जयवर्मा चतुर्थ, तीसरा विकल्प है सूर्यवर्मा द्वितीय और चौथा विकल्प है यशोवर्मा तृतीय। तो कम्बुज में स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर बनवाया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। और यह मूल रूप से खमेर साम्राज्य के लिए भगवान विष्णु के लिए एक हिंदू मंदिर के रूप में बनवाया गया था, जिसे धीरे धीरे 12वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही है, सूर्यवर्मा द्वितीय। और जो कम्बुज है ये कंबोडिया का प्राचीन नाम है, यानी जो कम्बुज का आधुनिक नाम है वह कंबोडिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है सम्राट अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में हमें पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है? पहला विकल्प है प्रथम, दूसरा विकल्प है 8वें, तीसरा विकल्प है 5वें और चौथा विकल्प है 13वें। तो अशोक के स्तंभों के साथ साथ शिलाखंडों और गुफा की दीवारों पर 33 शिलालेखों के संग्रह का उल्लेख है। ये आपको याद रखना है। और इन शिलालेखों में अशोक खुद को देवताओं के प्रिय और राजा पियादसी के रूप में संदर्भित करता है। और इन अभिलेखों को ब्रिटिश पुरातत्वविद और इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप ने व्याख्यायित किया था। ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि किस प्रमुख शिलालेख में हमें पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है? तो पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। प्रथम शिलालेख में क्या लिखा हुआ है? तो प्रथम में पशु वध को प्रतिबंधित किया गया है। 5वें में क्या बताया गया है? तो 5वें में मनुष्य और जानवरों की देखभाल के लिए इसमें बताया गया है। और 8वें में अशोक की बोध गया और बोधि वृक्ष की पहली धम्म यात्रा के बारे में बताया गया है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है और इसमें डी विकल्प आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मुख्य पात्र निखिल है जो देशभक्ति से अधिक मानवता में विश्वास करता है? पहला विकल्प है शेषेर कविता, दूसरा है योगायोग, तीसरा है गोरा और चौथा है घरे बैरे। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध बंगाली कवि, लघु कथा लेखक, गीतकार, नाटककार, निबंधकार थे। और 1913 में इन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 अलग अलग देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा। उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रगान लिखा जन गण मन, बांग्लादेश का राष्ट्रगान इन्होंने लिखा अमर सोनार बांग्ला, और श्रीलंका के लिए बंगाली में नमा नामा श्रीलंका माता ये लिखा है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस प्रश्न में आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, घरे बैरे। ये इनका एक उपन्यास है जिसमें मुख्य पात्र निखिल है जो देशभक्ति से अधिक मानवता में विश्वास करता है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले पूछा जा चुका है तो आपको याद भी रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? पहला विकल्प है 1916, दूसरा विकल्प है 1925, तीसरा विकल्प है 1913 और चौथा विकल्प है 1922।
तो हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो भारत में क्रांति लाने और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1911 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन शुरू किया गया था और हिंदुस्तान में हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी के रूप में इस आंदोलन का गठन किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, हिंदुस्तान गदर पार्टी की, तो आपको याद रखना है हरदयाल। इसमें आपका सी विकल्प सही है, 1913। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है दिरहम है। पहला विकल्प है सोने का सिक्का, दूसरा विकल्प है तांबे का सिक्का, तीसरा है चांदी का सिक्का और चौथा है मिस्र धातु का सिक्का। तो दिरहम जो है ये चांदी का सिक्का है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा भी है, तो ये भी याद रखिएगा, चांदी का सिक्का होता है ये। सी विकल्प इसमें आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किसके शासक के विरुद्ध था? पहला विकल्प है कालिंजर, दूसरा है रणथंभौर, तीसरा है मारवाड़ और चौथा है मालवा। तो शेर शाह सूरी, इनका मूल नाम था फरीद खान। यह हसन खान के 8 पुत्रों में से एक थे। इन्होंने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया और जौनपुर के गवर्नर जमाल खान की सेवा में एक सैनिक के रूप में भर्ती होने के लिए घर छोड़ दिया। फिर बाद में उन्होंने बिहार के मुगल राजा के लिए काम किया, जिन्होंने उन्हें बहादुरी के लिए शेर खान की उपाधि से पुरस्कृत किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। बंगाल की सेना को हराने के बाद इन्होंने बिहार का शासन अपने हाथ में ले लिया और मुगल सम्राट हुमायूं को भी इन्होंने हराया और फरीद अल दीन शेर शाह की उपाधि धारण की। ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किसके शासक के विरुद्ध था? तो कालिंजर के शासक के। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने के इरादे से इन्होंने ग्वालियर और मालवा पर कब्जा कर लिया, लेकिन महोबा के राजपूतों के खिलाफ बुंदेलखंड में कालिंजर किले की घेरेबंदी के दौरान ये मारे गए। तो ये भी आपको याद रखना है। ए विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है प्रस्तावना के संबंध में भारतीय संविधान में संशोधन किस वर्ष किया गया था? पहला विकल्प है 1975, दूसरा विकल्प है 1976, तीसरा विकल्प है 1978 और चौथा विकल्प है 1992। तो प्रस्तावना के संबंध में भारतीय संविधान में संशोधन किया गया 1976 में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार होना चाहिए। पहला विकल्प है 25 वर्षीय, दूसरा है 35 वर्षीय, तीसरा है 30 वर्षीय और चौथा है 21 वर्षीय। तो भारतीय संसद संघ की विधायिका है। इसमें 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को राज्यसभा और निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार होना चाहिए, तो उम्मीदवार होना चाहिए 30 वर्षीय। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यताओं को बताता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्य व्यक्ति के पास जो योग्यताएं होनी चाहिए वह कौन कौन सी हैं? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, उस राज्य में संसदीय निर्वाचक होना चाहिए जहां से वह चुनाव की मांग कर रहा है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, 30 वर्षीय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत के संविधान में 44वां संशोधन निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान किया गया था? पहला विकल्प है इंदिरा गांधी, दूसरा विकल्प है
चौधरी चरण सिंह, तीसरा विकल्प है चंद्रशेखर, चौथा विकल्प है मोरारजी देसाई। तो भारत के संविधान में 44वें संशोधन को संविधान अधिनियम 1978 के रूप में अधिनियमित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें पूछा गया है कि 44वां संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान किया गया था। तो यह अधिनियम 1978 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा पारित किया गया था। तो इसमें आपका जो डी विकल्प है वह सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, तो ये भी आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी भारत की पहली और आज तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, तो ये आपको याद रखना है। चंद्रशेखर तो ये आठवें प्रधानमंत्री थे भारत के, स्वतंत्र भारत के, तो ये आपको याद रखना है। और चौधरी चरण सिंह ये 5वें प्रधानमंत्री थे। तो सबके बारे में जानकारी आवश्यक है और इसमें डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के वह न्यायाधीश कौन थे जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन उन पर महाभियोग नहीं चलाया जा सका था। पहला विकल्प है केजी बालकृष्णन, दूसरा विकल्प है सौमित्र सेन, तीसरा है वी रामास्वामी और चौथा है स्वतंत्र कुमार। तो महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विधायी निकाय एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश सहित राष्ट्रपति और न्यायाधीशों पर संविधान के उल्लंघन के लिए कार्यकाल की समाप्ति से पहले संसद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये आपको इतना पहले याद रखना है। अब इसमें बताना है कि वह कौन न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई लेकिन महाभियोग उन पर नहीं चलाया जा सका। तो वे थे वी रामास्वामी। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये 1989 और 1994 के बीच भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और ये पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में निष्कासन की कार्रवाई शुरू की गई थी। लेकिन 1993 में प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था लेकिन आवश्यक 2/3 बहुमत प्राप्त करने में विफल रहा। तो महाभियोग की प्रक्रिया तो शुरू की गई लेकिन महाभियोग इन पर नहीं चलाया जा सका था। तो ये आपको याद रखना है, बी विकल्प इसमें सही है, वी रामास्वामी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। पहला विकल्प है पंचायती राज व्यवस्था, दूसरा है संघ की भाषाएं, तीसरा है नगरपालिका और चौथा है संघ राज्य संबंध। तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है नगरपालिका से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था किसमें है? तो 11वीं अनुसूची में है। संघ की भाषाएं किसमें है? 8वीं में। और संघ राज्य संबंध किसमें है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है वह उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? पहला विकल्प है डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरा विकल्प है वी गिरी, तीसरा विकल्प है बी.डी. जत्ती और चौथा विकल्प है कृष्णकांत। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि वह उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो वह थे कृष्णकांत। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। डॉक्टर राधाकृष्णन, तो इनका पूरा नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। वी गिरी, तो ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। और बी.डी. जत्ती, तो ये भारत के 5वें उपराष्ट्रपति थे। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है और इसमें आपका डी विकल्प
सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का प्रतिशत है। पहला है 32%, दूसरा है 29%, तीसरा है 29%, दूसरा है 30% और चौथा है 28.4%। तो पूछा गया है पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का प्रतिशत है, तो 29% है। इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। पहला विकल्प है समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है बहिर्मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछी गई है, क्षोभ मंडल है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो मौसमी घटनाएं होती हैं वह इसी मंडल में संपन्न होती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो समताप मंडल है इसमें ओजोन परत पाई जाती है और इसमें हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। यानी कि ये जो परत है ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है, तो ये भी आपको याद रखना है और इसमें आपका भी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है जीवमंडल में जीवों और पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को कहा जाता है। पहला विकल्प है गैसीय चक्र, दूसरा है जैव भू रासायनिक चक्र, तीसरा है जल चक्र और चौथा है भू आकृति चक्र। तो जीवमंडल में जीवों और पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कौन सी एक रूपांतरित सेल नहीं है। पहला विकल्प है चूना पत्थर, दूसरा है क्वार्टजाइट, तीसरा है संगमरमर और चौथा है स्लेट। तो सेलें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित को ही रूपांतरित कहते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी रूपांतरित सेल नहीं है। तो चूना पत्थर रूपांतरित सेल नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है राजस्थान का राजकीय पुष्प है। पहला विकल्प है कमल, दूसरा विकल्प है रोहिड़ा, तीसरा विकल्प है गुलाब और चौथा है गेंदा। तो राजस्थान का राजकीय पुष्प है रोहिड़ा के पुष्प। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। पहला विकल्प है खेजड़ी, दूसरा है नीम, तीसरा है पीपल और चौथा है बरगद। तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष पूछा गया है, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान का राजकीय पक्षी है। पहला विकल्प है मोर, दूसरा है हंस, तीसरा है कबूतर और चौथा है गोडावन। तो राजस्थान का राजकीय पक्षी है गोडावन। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान का राजकीय पशु है। पहला विकल्प है चिंकारा, दूसरा है बकरी, तीसरा है भेड़ और चौथा है गाय। तो राजस्थान का राजकीय पशु पूछा गया है, चिंकारा है। ए विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राजस्थान में स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है। पहला विकल्प है उदयपुर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है जयपुर और चौथा है भीलवाड़ा। तो राजस्थान में स्वर्ण नगरी कहा जाता है जैसलमेर को। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। पहला विकल्प है उदयपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है भीलवाड़ा। तो राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। तो 30 प्रश्न आज की वीडियो में लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।